लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बंगाल के जो चुनाव हैं उसको बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा और जिस तरह से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने वहां पर दौरे किए थे, सभाएं की थी और पूरी ताकत एक तरह से वहां झोंकी थी कि वो उस चुनाव में वहां पर बीजेपी अपने को स्थापित करे और इसी तरह के दावे बीजेपी के नेताओं के थे और शायद कहीं उनको इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही थी कि जिस तरह से उन्होंने जो टीएमसी है उसके कैडर में, उसके नेताओं में उन्होंने लड़ाई, बहुत सारे नेताओं को अपने पाले में किया और शायद इस तरह का जो उनका जो हथकंडा था ये उनको वहां पर सत्ता में स्थापित करने में मदद करेगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी को राष्ट्रीय सत्ता से हटाया जाए। कहां तक सक्सेसफुल होंगी वो, कहां नहीं होंगी, कहां तक, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक मुहिम की शुरुआत हुई। बंगाल का इलेक्शन केरल और तमिलनाडु और आसाम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व का जितना ज्यादा उपयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मतलब मोदी जी ने कहा, दीदी ओ दीदी आप जय श्री राम नहीं बोलोगे, फिर हर हर महादेव नहीं बोलोगे तो आप जाओगे कहां। अब दीदी ने बता दिया कि वो कहां जाएंगी। उसके बाद दिलीप घोष ने एक उसमें कहा कि दुर्गा क्या है, दुर्गा का तो कोई लीनेज भी नहीं है, राम की पूरी एंसेस्ट्री सबको पता है। तो ममता बनर्जी ने इसका जवाब दे दिया कि भाई दुर्गा वो है जिनकी पूजा राम भी करते थे। उसके बाद उन्होंने दीदी को बेगम दीदी कहना शुरू कर दिया। अब आप जब इतने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे कि हिंदू के देवी देवताओं के बीच में भी डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। आप बंगाल में जाकर के दुर्गा की एंसेस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो आपको कौन पूछेगा भाई। हालांकि वो उनके जो दावे थे कि वो 200 से ज्यादा सीटें लाएंगी, बंगाल में सरकार बनाएंगी और तमाम बड़े बड़े उनके एक तरह के दावे थे, वो दावे तो ध्वस्त हुए। लेकिन पिछले जो 2016 के चुनाव नतीजे थे विधानसभा में, उनकी जो स्थिति थी उसकी तुलना में काफी उनकी संख्या बढ़ी है, मत प्रतिशत में भी बदलाव हुआ है। तो क्या बीजेपी के लिए ये थोड़ा संतोषजनक स्थिति है कि वहां बंगाल में लेफ्ट बिल्कुल एक तरह से साफ हो गया, कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई? क्या ये एक नई तरह के ध्रुवीकरण के संकेत है? इस बंगाल की लड़ाई को मोदी वर्सेस ममता बना दिया था इस कदर, और साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा अतुल ने भी कहा कि जिस तरीके से एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट कर दिया गया था कि बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हिंदू मुसलमान पे के उस पे इलेक्शन लड़ रहा था, मतलब इससे ज्यादा गिरावट कम्युनल डिवाइड में भी नहीं आ सकती जितनी कि बंगाल में देखी गई अभी हाल में। और कोई मतलब इस स्तर पे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक रूलिंग पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इस स्तर तक गिर जाएगा। हमने देखा है 2014-2019 में प्रधानमंत्री काफी हद तक कोशिश करते थे कि वो ऐसे मुद्दों पे जहां कम्युनल डिवाइड की बात हो बड़े सटल तरीके से रेफरेंसेस देते थे, डायरेक्टली इस तरीके की बात नहीं करते। लेकिन शायद समय के साथ नेता और मैच्योर होते हैं और भाषा उनकी शालीन होती है, यहां उल्टा होता गया। यहां भाषा क्रूड होती गई और धारदार जैसे कहते हैं ना कि किसी वेपन से सीधे के सीधे लठमार भाषा में बात शुरू हो गई।
ये चीज बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया, मुझे लगता है बंगाल की जनता ने ये दिखा दिया कि वो अभी भी उनकी जो मानसिकता है वो ट्रूली इंडियन है, भारतीय मानसिकता है, जो कि बीजेपी की मानसिकता, चाहे बीजेपी कितना कहे, कितने दावे करे कि असली भारतीयता उन्हीं में है और बाकी सब ढोंगी है, वो प्रूव करती है कि उनकी बात सरासर झूठी है और वो खरे इस बात पे नहीं उतरते। असली भारतीयता इसी में है, इंक्लूसिवनेस में, सबको साथ लेके चलने वाली। बीजेपी का सिर्फ नारा है सबका साथ का विकास, लेकिन हकीकत में वो इससे बहुत परे रहे। और बंगाल में जिस तरह से खुला नंगा नाच इस कम्युनलिज्म का हुआ, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा तमाचा है बीजेपी के ऊपर, जिन्होंने सोचा था कि अब तो जो है बस यही बचा है, क्योंकि देखिए जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे उसमें सबसे ज्यादा बंगाल था, क्योंकि बंगाल एक है, दूसरा उससे जो इनका अंदाज, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में जब से कब्जा किया तो ये सोचने लगे कि बस अब ये पूरा हमारा वर्चस्व यहाँ बस ये क्यों ये बचा है ये भी हम ले लेंगे। लेफ्ट पार्टीज खत्म हो चुकी थी, कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, उन्होंने सोचा ममता को किसी तरीके से, और ममता को के खिलाफ जिस तरीके का कैंपेन, खाली जुबानी कैंपेन नहीं, जो एक्चुअली ग्राउंड पे जिस तरीके से उन्होंने किया, उनके पार्टी के लोगों को, उनके सपोर्टर्स को जिस तरह से प्रताड़ित किया तरह तरह की चीजों से, वहां इलेक्शन खाली पार्टी नहीं लड़ रही थी, वहां इलेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लड़ रहा था, वहां सीबीआई लड़ रही थी, और साथ में जो है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि साथ में इलेक्शन कमीशन भी जो है वो बीजेपी का साथ दे रहा था। आप देखिए जिस तरीके से ये, मतलब अब तो ये जिसे कहते हैं ना खुला खेल फर्रुखाबादी, आप एक इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होता है और दूसरे दिन वो गवर्नर बना दिया जाता है। मतलब अब ये इसमें ये था कि जाइए हम करेंगे और खुल के सीना जोरी करेंगे, तो मिल गया देखने को। ये तो लगता है कि ये ममता बनर्जी ने बड़ी शालीनता दिखाई है उसके बाद भी, जबकि उनका इलेक्शन, उनके व्यक्तिगत इलेक्शन को लेकर नंदीग्राम कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई कि वो जीती हैं कि हारी। शुरू में अनाउंसमेंट हुई कि वो जीत गई 1200 वोट से, बाद में हुआ कि नहीं 16,000 कुछ से वो हारी हैं। तो इसमें क्या सच है तो समय बताएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ममता ने अपने को कंट्रोल रखा है। जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाती है, तो वो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अगर नंदीग्राम वालों ने मेरे खिलाफ फैसला किया तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्टेबल है। जिस तरह से सीटें वो जीती हैं, उन्हें क्या एक सीट वो कहीं से भी जीत जाएंगे, उनके नेतृत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंगाल की चीफ मिनिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बीजेपी को शायद कहने में उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि साहब देखिए ममता को हमने उनके इलाके में, उनके उसमें नहीं जीतने नहीं दिया। आज तक जितने बड़े बड़े नेता हैं, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पेरेंट जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कभी कोई बड़ा नेता रिस्क कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ता, चाहे वो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हो चाहे बड़े बड़े बीजेपी के नेता हो, हमेशा एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढते हैं, और जब किसी अनसेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतरते हैं तो वो एक सीट और लड़ लेते हैं, जिससे कि उन्हें हारने का जब डर रहे तो दूसरी जगह तो जीत जाएंगे। ये पूरा ये इतिहास रहा है बराबर इस देश में। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। लोगों को लगता था कि क्या ये पॉलिटिशियन है, ये तो बड़े बेवकूफी का काम कर रही है, रिस्की जगह लड़ रही हैं। वहां जो है अधिकारी का गढ़ था, उसकी फैमिली का गढ़ था, जो इन्हीं की पार्टी छोड़ के गया था। और नंदीग्राम में उन्होंने कितना मूवमेंट चलाया जब टाटा का प्लांट लगने जा रहा था। तो ममता बनर्जी के लिए बड़ा रिस्की प्रॉपर्टी, लेकिन वो लड़ी की बड़ी हिम्मत की दाद देने वाली बात है। जिसमें इतनी हिम्मत हो और जिसने अपनी हिम्मत के जरिए से दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को ठेस पहुंचाई है, तो ये मामूली काम नहीं है इस देश में। आगे अभी देखते जाइए, समय आएगा क्या रोल प्ले करती है तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त देश जो है वो सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है ममता बनर्जी को।
फिलहाल जो चुनाव के नतीजे हैं, खासतौर पर बंगाल के जो चुनाव नतीजे हैं, उन्होंने बीजेपी को थोड़ा एक बार फिर से अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर किया है और इन चुनावों के नतीजे, इनका जो असर है वो भारत की राजनीति पर दूरगामी होगा। ये राज्य की राजनीति तक ही सीमित रहने वाले ये नतीजे के जो प्रभाव है वो नहीं है। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं विराम देते हैं।